अपन अपने ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में चल रहे हैं, 11 नंबर का जो चैप्टर है उस वाले चैप्टर में चल रहे हैं, और अपन हम चर्चा कर रहे थे रिफ्रैक्शन के बारे में, अपवर्तन के बारे में। हमने देखा था रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, मैंने आपको बताया था बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम विथ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी रिफ्रैक्शन की। मैंने कहा था जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और जो पथ से विचलित होने की घटना होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ये मैंने आपको बताई थी। फिर हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हमारी जो लास्ट चर्चा थी वो एंड हुई थी हमारी μ2 बट्टा μ1। ये हमने कहा था ये रेशो हम निकालेंगे। ये रेशो हमारे पास आया था C/V2 और C/V1। कैंसिल आउट C से C कैंसिल आउट कर दिया था, V1 बट्टा V2 आया था। इसका मतलब हमारे पास आया था μ2/μ1 इज इक्वल्स टू V1/V2। ये हमने चर्चा कर ली थी। हमने कहा था रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड एंड मीडियम फर्स्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट एंड इन मीडियम सेकेंड। ये हमने चर्चा की थी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको हम एक नई टर्म से डिफाइन करेंगे जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे μ2 and 1। μ2 and 1 हमें क्या बताता है, μ2 and 1 हमें ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष, या प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। μ2 और 1 हमें क्या बताता है बच्चों, ये टर्म्स हमें ये बताती है μ2 और 1। इसका मैं नाम यहां लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं और इसके बारे में हम हमारी चर्चा थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। देखना बच्चों, हमने क्या देखा, μ2 and 1 इज इक्वल्स टू μ2/μ1। अब अगर आपको कोई कह दे कि μg या μw and g, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक μwg। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष या कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा μw/μg। यहां हमने सेकेंड मीडियम किसको मान रखा है, वाटर को मान रखा है। इसका मतलब लाइट रेज ग्लास से वाटर में जा रही है। कहां जा रही है, कांच से पानी में जा रही है। कहां से, कांच से पानी में जा रही है। आई बात समझ में, लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर। क्लियर, μwg इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू द ग्लास। आई बात समझ में। अब ध्यान देना बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये हमारा मीडियम फर्स्ट है तो ये सेकंड मीडियम है, तो Vg वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड Vw वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। प्रकाश का कांच में वेग अपॉन प्रकाश का पानी में वेग, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आई बात समझ में। अगर अब आपको कोई ये कह दे तो फिर इसका मतलब क्या होगा, μ1 and 2, तो देन यू टेल कि आप क्या बताओगे, आप बताओगे प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, आई बात समझ में। दिस इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ओके, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो दैट इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में सारी चर्चा पूरी होती है। अब हम एक नई चीज पे चलते हैं,
जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या नाम है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में? अपवर्तन के नियम। हमने परावर्तन के नियम पढ़े हैं बच्चों, परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम में हमने ये कहा था कि आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल अभिलंब आर लाइज इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आर लाइज इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तीनों एक ही तल में होते हैं आपतित बिंदु के सापेक्ष। आई बात समझ में? दूसरा हमने ये कहा था आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का जो पहला नियम है वो उसी तरह है। कौन सा नियम है? आपतित किरण इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वही नियम, केवल चेंज क्या हुआ है? वहां पर रिफ्लेक्टेड रे आता था, यहां पर क्या आ गया? रिफ्रैक्टेड रे, बिकॉज दैट इज रिफ्लेक्शन एंड इट इज रिफ्रैक्शन। वो परावर्तन था, ये क्या है? अपवर्तन है। दोबारा रिपीट करता हूं एक बार, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन, आर लाइज इन सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान होते हैं। अब हमारा जो सेकंड नियम है बच्चों अपवर्तन का, वो थोड़ा सा फेमस भी है और उस पे हमें थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। जो सेकंड नियम है अपना वो है स्नेल्स रूल। कौन सा नियम है? स्नेल्स रूल, स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम हमें क्या कहता है? स्नेल का जो नियम है बच्चों वो हमें ये कहता है, उसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, ये एक नॉर्मल बनाया, ये एक नॉर्मल बनाया और ये एक नॉर्मल बनाया। ओके, ये इंसिडेंट रे आई एंगल बनाते हुए, और माना कि ये डेंसर है और ये रेरर है, ये डेंसर और ये रेरर इसकी तरफ आ जाएगी, सॉरी अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर होती जाएगी। ओके, अवे टू द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल को बढ़ाया R1, I2, R2, I3, R3। इसमें हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आप I1 अलग करते जाओगे आपको R अलग मिलता जाएगा, अर्थात आपका इंसिडेंट एंगल अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्टिव एंगल भी क्या होगा? अलग होगा। आई बात समझ में? अगर आपका इंसिडेंट एंगल अलग होता जाएगा तो रिफ्रैक्टिव एंगल भी क्या होता जाएगा? अलग होता जाएगा। हमें परावर्तन में क्या था? परावर्तन में ये था कि आपका जितना इंसिडेंट एंगल होगा रिफ्लेक्शन एंगल उतना का उतना ही होगा, ये सेकंड नियम था। लेकिन इसमें आप एक चीज देखोगे कि साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर will be constant, sin I upon sin R will be constant, अर्थात रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण की ज्या, रिफ्रैक्शन एंगल की साइन ज्योमेट्री और इंसिडेंट एंगल की साइन ज्योमेट्री का जो रेशियो होता है वो सदैव क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये स्नेल का नियम है। स्नेल क्या कहता है कि इन रिफ्रैक्शन अपवर्तन में जो ये रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा और हमेशा नियत रहता है। आई बात समझ में? और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है μ2 बट्टा μ1। किसके बराबर होता है? μ2 बट्टा μ1। μ2 क्या है? द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, μ1 क्या है? प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। ध्यान से सुनना बच्चों, स्नेल ने यह बताया
अपवर्तन में साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसके बराबर होता है, μ2 बटा μ1 के बराबर होता है। क्लियर यहां तक बात, μ2 बटा μ1 के बराबर होता है। इसको थोड़ा सा पहले वाले नियम को मिटा के इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। यहां से स्नेल का नियम समझ में आया, ये स्नेल का नियम है बच्चों। हमने क्या लिखा स्नेल का नियम, हमने ये लिखा स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर। आई इज इंसिडेंट एंगल एंड आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल। आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, इज इक्वल्स टू μ2 बट्टा μ1 एंड दिस क्वांटिटी इज आल्सो एज नोन एज μ21, ओके, एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू द v1 अपॉन v2। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू द v1 बट्टा v2। तो ये हमारा जो होता है वो स्नेल का रूल है। ओके बच्चों, ये अपना स्नेल का रूल हो जाता है। अपवर्तन के दो ही नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में विद्यमान रहते हैं। सेकेंड नियम स्नेल का रूल, स्नेल क्या कहता है, इन रिफ्रैक्शन अपवर्तन में द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विल बी रिमेन कांस्टेंट, हमेशा नियत रहता है, आल्सो इक्वल्स टू μ2 बट्टा μ1 एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज μ21, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट एंड आल्सो इक्वल्स टू v1 बट्टा v2। ओके बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। देखना आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाता हूं। यह डायग्राम इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, आई एंड आर, μ1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी f, इसकी भी फ्रीक्वेंसी f, लैम्डा, λ1 एंड λ2। ध्यान देना, हमें एक चीज पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब देखना बच्चों, जो वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी और लैम्डा होता है वो निर्भर करता है, डिपेंड ऑन मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी इज डिपेंड ऑन सोर्स। मैं आपके सामने इसको लिख देता हूं, अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा। ध्यान देना, मैंने यहां पे लिखा है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, अर्थात वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल सोर्स से, अर्थात केवल और केवल उस चीज पे जिस चीज पे रेज ऑफ लाइट इमिट हो रही है। केवल और केवल किस सोर्स पे डिपेंड करेगी, उस सोर्स पे डिपेंड करेगी जिस सोर्स से रेज ऑफ लाइट इमिट हो रही है। बच्चों किस पे डिपेंड करेगी, केवल उस चीज पे डिपेंड करेगी जिस चीज से रेज ऑफ लाइट इमिट हो रही है। डोंट डिपेंड ऑन एनी मीडियम इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग, उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी जिस मीडियम में लाइट घूम रही है। और मीडियम के ऊपर कौन सी चीज डिपेंड करेगी बच्चों, एक तो वेलोसिटी डिपेंड करेगी एंड सेकंड वेवलेंथ डिपेंड करेगी। आई बात समझ में। अब हम इसको इससे रिलेट कर देते हैं। मैंने बताया फर्स्ट λ1 λ2 f and f because frequency will be same because it is not depend on medium and rays of light are emitted, इंसिडेंट हो चाहे रिफ्रैक्टेड हो, आर इमिटेड फ्रॉम सेम सोर्स। दोनों एक ही तो सोर्स से आ रही है, सोर्स चेंज थोड़ी हो रहा है। जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा जब तक फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक कि आपका स्रोत चेंज नहीं हुआ है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं। v1 की जगह क्या लिख देते हैं बच्चों, f λ1 एंड f λ2, f से f कैंसिल आउट, इज इक्वल्स टू λ1 बट्टा λ2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट और हो जाता है। अब हमारा इस वीडियो में अभी तक और पीछे वाले वीडियो को मिला के रिफ्रैक्शन की बेसिक चीजें कंप्लीट हो चुकी है। रिफ्रैक्शन की बेसिक चीजें कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ये नहीं कहा कि रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिफ्रैक्शन की बेसिक चीजें कंप्लीट हो चुकी है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम चले थे, सॉरी लास्ट वीडियो से पहले वाले वीडियोस में हम चले थे
रिफ्लेक्शन पे, फिर रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस पढ़े थे, फिर मिरर्स टाइप पढ़े थे, मिरर से इमेज बनाना सीखा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, बेसिक चीजें पढ़ ली। मैं आज आपको एक चीज से और इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स अब अपन चर्चा करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी अर्थ होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हमने जो वीडियो में जो पीछे वाला पार्ट किया है वो किया था रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बारे में किया था। हालांकि अपवर्तन की कई चीजें हमारी बाकी हैं अभी तक, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इससे हटाके और एक नई चीज बताने जा रहा हूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नोट रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन परावर्तन। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं और इसमें एक चीज और पढ़ेंगे हम जिसका नाम है एंड क्रिटिकल एंगल। क्या नाम पढ़ेंगे, क्रिटिकल एंगल। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रांतिक कोण। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एंड क्रांतिक कोण, ये दोनों आज हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वीडियो। ये देखना, एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चों। कौन सी सरफेस है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब मिरर होगी भाई कोई ना कोई। ओके, अब ध्यान देना, यहां से हमने नॉर्मल बना दिया, यहां नॉर्मल बना दिया, यहां नॉर्मल बना दिया और यहां नॉर्मल बना दिया। अब एक बात देखना कि सबसे पहले रे ऑफ लाइट आई, एंगल आई, इसको हम मानते हैं डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम मानते हैं, डेंसर। इसको कौन सा मीडियम मानते हैं, रेरर, विरल माध्यम मानते हैं, और इसको सघन माध्यम मानते हैं। आपको पता है यहां पे नाम रिफ्लेक्शन, बट हो रहा क्या है, रिफ्रैक्शन। नाम रिफ्लेक्शन है, हो रहा क्या है, रिफ्रैक्शन। पहले कैसे होगा रिफ्लेक्शन, वो आप जैसे जैसे आगे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि कब परावर्तन होगा। आई बात समझ में, कब परावर्तन होगा ये हम आगे देखते जाएंगे। देखना, लाइट कहां जा रही है, डेंसर टू रेरर, तो देन इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर भागेगी बच्चों। इसका मतलब इसका एग्जैक्टली पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, लेकिन ये कहां चली जाएगी, यहां चली जाएगी। ये एंगल आर। ओके, अब मान लिया कि मैंने आई एंगल को बढ़ा दिया, आई एंगल को बढ़ा दिया। आपको पता है आर भी बढ़ जाएगा, फिर आर भी बढ़ गया। अब मैंने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दिया, मैंने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दिया कि इसके कंपेयर देन में जो आर है वो यहां आ गया। मतलब जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलरली रिफ्रैक्टेड हो गई, लंबवत अपवर्तित हो गई। ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसका मतलब एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके ऊपर उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, अपवर्तन कोण है, उसका मान 90 डिग्री हो जाना। ध्यान देना बच्चों, ये एक ऐसा इंसिडेंट एंगल है जिसके कोरेस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, अपवर्तन कोण है, वो कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। दोबारा से तीनों कंडीशन बताता हूं। लाइट डेंसर टू रेरर जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, ऑब्वियस सी बात है अभिलंब से दूर हटेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। जब आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आई को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे इधर आर वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। आई का मान एक ऐसा मान आएगा, एक स्तर पे जाते बढ़ाते बढ़ाते एक वैल्यू ऐसी गेन करेंगे जिसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल आर होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे इस स्थिति में, सी,
क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल इज ए एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। उस एंगल पर उसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्थात क्रांति कोण एक ऐसा आपतन कोण होता है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 90 डिग्री हो जाता है। ध्यान देना, प्रकाश किरण कहां, सघन से विरल में। प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि रे ऑफ लाइट नॉर्मल से दूर हटेगी। नॉर्मल से दूर हटी, एंगल बढ़ाया, वापस नॉर्मल से दूर हटी, वापस एंगल बढ़ाया, एक ऐसा एंगल आ गया 90 डिग्री। इस कंडीशन को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज ए क्रिटिकल एंगल। ओके बच्चों, अब मैंने क्या किया कि हमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी। हमारा जो आपतन कोण है वो क्रांति कोण से बड़ा ले लिया। क्या ले लिया, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा ले लिया। तो जैसे ही हमने आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा लिया, हमारी जो रिफ्रैक्टेड होने वाली रे थी वो रिफ्रैक्टेड नहीं होके, अपवर्तित नहीं होके क्या हो गई, परावर्तित हो गई। क्या हो गई, परावर्तित हो गई। इसका मतलब जिस माध्यम से, जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ गई। और इस इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन से TIR। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना बच्चों, दोबारा से बता देना चाहता हूं आपको कि यदि इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, यदि इंसिडेंट एंगल का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो वापस उसी मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं होके रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपवर्तित नहीं होके वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और इस घटना, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। आई बात समझ में, यह घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। हमने क्या देखा, सबसे पहले अब मैं आपके सामने कुछ कंडीशन लिखना चाहूंगा। सबसे पहले बात आती है कंडीशन ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है। क्या क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट तो जो रेज है वो कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेरर जानी चाहिए। कहां जानी चाहिए, डेंसर टू रेरर। फर्स्ट तो ये है कि जो लाइट रेज है वो सघन से विरल में जानी चाहिए। कहां जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। ध्यान देना बच्चों, रे ऑफ लाइट कहां जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, डेंसर टू रेरर जानी चाहिए। सेकंड इसकी कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी आई विल बी ग्रेटर देन सी। आई विल बी ग्रेटर देन सी। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से नहीं, सॉरी, क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। और क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। मैंने आपको डायग्राम से सारे शो कराए हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब इसके कोरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही इससे ज्यादा करेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो देन द लाइट ऑफ रेज विल बी कम इन ए फर्स्ट मीडियम। कहां आ जाएगी, फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी। और दिस इंसिडेंट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। आई बात समझ में। अब हम चर्चा करते हैं हमारे स्नेल नियम की। स्नेल का नियम क्या था, ध्यान देना बच्चों। मैं इस डायग्राम का थोड़ा फर्स्ट पार्ट मिटाता हूं और मैं इसको सेकंड और थर्ड पार्ट तक रखता हूं। मान लिया कि हम इसको क्या मानते हैं, सेकंड मीडियम नीचे वाले को मानते हैं μ2, इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1। ओके, साइन I अपॉन साइन R क्या होता था, μ2 बट्टा μ1। ओके, साइन I अपॉन साइन R क्या होता था, μ2 बट्टा μ1। लेकिन यहां पे क्या होगा, μ1 बट्टा μ2, बिकॉज हमने ऊपर वाले को μ1 माना है
एंड दिस आल्सो इज इक्वल्स टू म्यू टू। ओके, आई बात समझ में? हमने अपोजिट माना है, इसको म्यू टू माना है, इसको म्यू वन माना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या माना है? म्यू टू, और इसको म्यू वन माना है। ओके, अब मान लिया कि आपके पास I बराबर C हो, I बराबर C नहीं लिख के यहाँ पे बच्चों IC लिख लेते हैं, चलो ओके, IC लिख लेते हैं यहाँ पे, IC क्रिटिकल एंगल। ओके, I बराबर IC हो तो देन इसके कोरेस्पॉन्डिंग R कितना होता है? 90 होता है। तो देन लिखो साइन IC इज इक्वल्स टू साइन 90 बराबर म्यू वन अपॉन म्यू टू। साइन 90 की वैल्यू 1 ये हो जाता है, तो देन म्यू वन इज इक्वल्स टू म्यू टू एंड साइन IC। ओके, ये हमारे पास एक और समीकरण बन जाती है। ध्यान देना बच्चों, हमने क्या किया? साइन I बट्टा साइन R, साइन I का मान साइन I बट्टा साइन R का मतलब म्यू टू बट्टा म्यू वन, लेकिन हमने यहां इसको म्यू वन लिया, इसको म्यू टू लिया, तो म्यू वन बट्टा म्यू टू। I बराबर IC, I को किसके बराबर रख दिया? क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। साइन IC 90 डिग्री म्यू वन बट्टा म्यू टू, साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1, तो देन म्यू वन इज इक्वल्स टू साइन IC गुणा म्यू टू। ओके बच्चों, ये हमारी हो जाती है क्रिटिकल एंगल की बात। ये हमारा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ध्यान देना बच्चों, ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक था और इस छोटे टॉपिक को हमने रिफ्रैक्शन के साथ ही ऐड कर देंगे हम, ताकि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। और अब नए वीडियोस में हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक स्टडी करो। इसमें भी अगर एक दो न्यूमेरिकल होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रिटिकल एंगल ये जो अपना टॉपिक है ये बच्चों थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी चर्चा हम आगे और अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू।